हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ में अच्छा स्कोर किए बिना उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना असंभव होता है। आने वाले एग्ज़ाम के सीज़न्स को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये जनरल स्टडीज़ की वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम प्रतिदिन एक जनरल स्टडीज़ का वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और साथ में उस प्रश्न के हर एक प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ उससे संबंधित अन्य जुड़े हुए तथ्यात्मक फैक्ट्स, तथ्यात्मक जानकारी भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि उस प्रश्न से संबंधित और भी अगर सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें हल कर पाएँ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है, भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक कौन थी? तो मॉडर्न हिस्ट्री में पहली वुमन रूलर कौन थी इंडियन हिस्ट्री में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान भारतीय इतिहास में पहली महिला शासक थीं। 13वीं शताब्दी में उन्होंने दिल्ली सुल्तनत पे शासन किया था और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वुमन टू रूल इंडिया वाज रज़िया सुल्ताना बेगम। शी बिलोंग टू ममलूक डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। वह गुलाम वंश से संबंधित थी और गुलाम वंश के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, ये महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया और उसके बाद यहाँ की जो सत्ता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी और उसके बाद फिर आरम शाह बने गुलाम वंश के राजा और उसके बाद फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश बने। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बाद 1236 में कम समय के लिए 1236 से 1240 तक के लिए रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासक थी और शी सक्सीडेड हर फादर शमशुद्दीन इल्तुतमिश टू द सल्तनत ऑफ दिल्ली इन 1236. शी रूल्ड द कोर्ट ऑफ दिल्ली फ्रॉम द एंड ऑफ 1236 टू 1240. तो 1236 से लेकर 1240 तक उनका शासनकाल रहा था। आगे चलते हैं दोस्तों। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? इन विच वॉर नेपोलियन वॉज डिफीटेड? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। अब देख लेते हैं और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। बैटल ऑफ वाटरलू विच टुक प्लेस इन बेल्जियम ऑन जून 1815 marked the final defeat of Napoleon Bonaparte, who conquered much of Europe in early 19th century. तो 19वीं सदी की शुरुआत में नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप का काफ़ी हिस्सा जीत लिया था लड़ाइयों के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से। और उन नेपोलियन की जो हार हुई थी वो वाटरलू में बेल्जियम में हुई थी 18 जून 1815 में। ये इंपॉर्टेंट टाइम है याद रखने के लिए कि इस समय नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच क्रांति के समय वह आर्मी में उच्च पद पर पहुंचे एंड सीज द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट इन 1799। और सन 1799 में फ्रेंच गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया एंड बिकेम एम्परर इन 1804। और राजा कब बने, किंग कब बने? वह 1804 में बने। थ्रू ए सीरीज ऑफ वार ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। सो एक काफ़ी ज़्यादा उसके बाद एम्परर बनने के बाद लड़ाइयाँ लड़ी गई और उन्होंने अपना जो राज्य है वह पश्चिम और केंद्रीय यूरोप की तरफ काफ़ी ज़्यादा विस्तारित कर लिया। द बैटल ऑफ वाटरलू इन विच नेपोलियंस फोर्सेस वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड प्रूशियंस मार्क द एंड ऑफ हिज रेन एंड फ्रांस डोमिनेशन इन यूरोप। तो इस हार के साथ फ्रांस का जो प्रभुत्व था यूरोप में उसका अंत हुआ। और नेपोलियन बोनापार्ट was born in 1769 in the Mediterranean island of कॉर्सिका। कॉर्सिका के आइलैंड में, द्वीप में इनका जन्म सन 1769 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? Which of the following element occurs most abundantly in our universe? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, हाइड्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल देन एनी अदर एलिमेंट, मेकिंग अप अबाउट 3/4 दैट इज 75% मास ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारे जो ब्रह्मांड का
द्रव्यमान है उसका 75% 75% हाइड्रोजन से बना हुआ है और ये सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व है हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में। हाइड्रोजन एंड हीलियम मेक द मेजॉरिटी ऑफ द स्टार विथ हाइड्रोजन एट 75% एंड हीलियम एट 23%। सो किसी भी तारे का जो द्रव्यमान होता है उसका अधिकांश हिस्सा ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन लगभग 75% होती है और हीलियम 23% होती है और बाकी का जो फिर हिस्सा है वो ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हमारा जो तारा है सूर्य, उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन हो रहा है और उस संलयन के फ्यूजन के फलस्वरूप ही सूर्य में से प्रकाश निकलता है, सूर्य प्रकाशित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? विच माउंटेन रेंज डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया? सही उत्तर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द विंध्य रेंज इज कंसीडर्ड द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इसे एक ट्रेडिशनल सीमा के रूप में जाना जाता है उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करते हुए। इट इज ए कॉम्प्लेक्स डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स रिजेस, हिल रेंजेस एंड प्लेट्यू एस्कार्पमेंट्स इन वेस्ट सेंट्रल इंडिया। सो दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में ये माउंटेन रिजेस, हिल रेंजेस और प्लेट्यू एस्कार्पमेंट्स मतलब पठारी ढलान का एक डिसकंटिन्यूअस चेन है। एक जैसी पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती, कहीं पे पर्वत श्रृंखला है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे पठार है, कहीं पे उसके ढलान है। इस तरीके से वेस्ट सेंट्रल इंडिया में ये श्रृंखला पाई जाती है। इट रन्स ऑफ एंड रफली पैरेलल टू नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। ये नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है उसके उत्तर में, उसके उत्तर तरफ पैरेलल पाई जाती है एंड एक्सटेंड्स अप टू गुजरात इन वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द ईस्ट। और गुजरात, पश्चिम में गुजरात और ईस्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार तक पाई जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में खेती में काम आने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है? इन विच फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ आर द बुलक्स एंड अदर कैटल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर वर्शिप? सही उत्तर हो जाएगा पोला फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर ए। इस समय जो खेती में हम कैटल्स यूज करते हैं, बैल यूज करते हैं, बछड़े यूज करते हैं, उन सब की पूजा की जाती है। अब देखते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। पोला इज ए थैंक्स गिविंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ टू एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुल्स एंड ऑक्सन्स हु आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एक्टिविटी। तो जितने भी बैल होते हैं, बछड़े होते हैं, उन सब की पूजा की जाती है क्योंकि इनके बिना कृषि के कई कार्य करना मुश्किल होता है। इट फॉल्स ऑन द डे ऑफ पिथौरी अमावस्या इन द मंथ ऑफ श्रावण के महीने में पिथौरी अमावस्या के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। ड्यूरिंग दी पोला फार्मर्स डोंट वर्क देयर बुल्स इन दी फार्मलैंड। इस दिन बैल वगैरह खेतों में काम के लिए नहीं ले जाए जाते हैं। द डे इज ए स्कूल हॉलीडे इन दी रूरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? हाउ मेनी विंडोज आर देयर आउटसाइड दी वॉल्स ऑफ हवा महल ऑफ जयपुर? सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 953 खिड़कियां हैं इस हवा महल में। हवा महल से संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। हवा महल ऑफ जयपुर वॉज बिल्ट बाय सवाई प्रताप सिंह इन 1799। सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जो सवाई प्रताप सिंह जी है, सवाई माधो सिंह के पुत्र थे। It consists of 953 windows and it is also known as Palace of Winds। इसको Palace of Winds भी कहा जाता है और 953 इसमें खिड़कियां हैं। ये बहुमंजिला इमारत है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, which among the following is not an inner planet? इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट दो अलग अलग हमारे सौरमंडल में वर्गीकरण किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। सो इनर प्लानेट कौन सी नहीं है?
मर्क्यूरी इनर प्लानट है, वीनस है, अर्थ है। सैटर्न जो है इनर प्लानट नहीं है। अब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम इसकी व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इनर प्लानट आर द क्लोजेस्ट प्लानट टू सन। ये जो सूर्य के पास में पाए जाने वाले ग्रह हैं उनको इनर प्लानट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स आर मेनली मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। यह मुख्यतः चट्टानों और धातुओं के बने हुए हैं। ये जो ग्रह हैं दे आर स्मॉल इन साइज एंड शेप कंपेयर्ड टू आउटर प्लैनेट। इनका जो आकार होता है वह आउटर प्लैनेट जो बाहरी ग्रह हैं उनकी तुलना में थोड़ा छोटा होता है। दे हैव अ सॉलिड सरफेस एंड मोल्टन मेटल कोर। सो इनका जो कोर होता है वो पिघले हुए धातुओं का बना होता है और इनका जो सतह होती है वो सॉलिड या ठोस होती है। देयर द ये देयर है, देयर आर 4 इनर मोस्ट प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। हमारे जो सौर मंडल है उसमें 4 आंतरिक ग्रह हैं। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। द इनर प्लैनेट्स आर मेड अप मोस्टली ऑफ रॉक्स। ये मुख्यतः चट्टानों के और मेटल के बने होते हैं। अब देखते हैं आउटर प्लैनेट क्या होते हैं। आउटर प्लैनेट्स आर लार्ज इन साइज कंपेयर्ड टू इनर प्लैनेट। ये होते हैं आउटर प्लैनेट, ये आकार में इनर प्लैनेट से थोड़े बड़े होते हैं। देयर आर 4 आउटर प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। कौन कौन से हैं? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। जुपिटर is the largest outer planet whereas Uranus is the smallest. All the outer planets have a lot of moons and thin ring systems made of dust and rocks. अब देखिए, जो भी बाहरी ग्रह है, आउटर प्लैनेट्स है, उनमें काफी ज्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं और ये मुख्यतः धूल और चट्टानों के बने हुए हैं, जबकि इनर प्लैनेट चट्टानों और धातुओं के बने हुए हैं और इनकी जो सतह होती है वो ठोस होती है। इनर प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन एंड आर रॉकी। द आउटर प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम द सन एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस। तो ये जो इनका डिफरेंस है इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज द फर्स्ट टू गेट जीआई टैग इन इंडिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग चाय पहला ऐसा उत्पाद था जिसे भारत में जीआई टैग मिला था। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, दैट इज जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दार्जिलिंग टी is grown and processed in दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जिले में इस चाय का उत्पादन होता है। जीआई टैग इज ए साइन used on certain products corresponding to a particular geographical location or origin. For example, a town, region or country. It came into existence from 15th September 2003. अब देखिए, जीआई टैग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जीआई टैग किसी ऐसे उत्पाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक निश्चित ज्योग्राफी में, एक निश्चित एरिया में या टाउन में या क्षेत्र में पाया जाता है। यह कब से अस्तित्व में आया? हमारे देश में यह 15 सितंबर 2003 से अस्तित्व में आया। कर्नाटका हैज द हाईएस्ट 42 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट इन द कंट्री। हमारे देश में सर्वाधिक जीआई टैग प्रोडक्ट किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक में है। कितने हैं? 42, 42। अब ये देखिए, जीआई टैग्स आर इशूड एज पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। दिस tag is issued by geographical indication registry under the department of industry promotion and internal trade, ministry of commerce and industry। तो ये जीआई टैग से संबंधित जानकारी थी। यह इसका जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है। और कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है? तो ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, संगीतकार बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड? सही उत्तर हो जाएगा शहनाई से, ऑप्शन नंबर डी। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was associated with the Shehnai, which is a
कॉन्टिनेंटल विंड इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। तो शहनाई से वो उनका संबंध था। दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड इन स्पेशल सेरेमनीज सच एज रिसेप्शन, मैरिजेस एंड फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। Who was the first woman to be nominated as member of राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो राज्यसभा के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणादले, ऑप्शन नंबर सी पहली महिला थी जिनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा की सदस्यता के लिए। अब और डिटेल में पढ़ लेते हैं। रुक्मणी देवी अरुणादले वॉज एन इंडियन डांसर एंड कोरियोग्राफर ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम की एक डांसर थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह भारत के इतिहास में पहली महिला थी जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत की गई थी। हर टेन्योर वॉज फ्रॉम 1952 टू 1962। 1952 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।